हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने इंटरफेज जो प्रावस्था थी उसको कंप्लीट कर लिया था, याद है? इंटरफेज में G1 S G2 कंप्लीट हो गई थी। अब इंटरफेज के बाद अपन ने फिर लास्ट क्लास में आपकी प्रोफेज और मेटाफेज को भी कंप्लीट कर लिया था। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आई थी, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे अपन, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। वो सीक्वेंस याद रखना बेटा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने मेटाफेज स्टेज पे बात खत्म की थी। तो जो मध्यावस्था थी उसमें क्या क्या घटनाएं हो चुकी थी, एक बार मैं डायग्राम से आपको बता रहा हूं, उसके बाद अपन चलेंगे सीधा किस पे, एनाफेज पे, ठीक है। एक बार डायग्राम देखना मध्यावस्था का अपन ने बनाया था, वापस से रिकैप कर रहा हूं। प्रोफेज आई थी, प्रोफेज में गुणसूत्र दिखाई देने लग गए थे, कंडेंसेशन प्रारंभ हो गया था, क्रोमेटिन से गुणसूत्रों का निर्माण हो गया था, केंद्र का आवरण, केंद्रिका और जो गोल्जी बॉडी और ER थे वो भी क्या हो गए थे बेटा, डिसअपीयर हो गए थे। तो मध्यावस्था में फिर क्या सीन हुआ था, देखो बेटा। ये देखो बेटा, मेटाफेज में जो स्टडी की थी अपन ने, तो उसमें अब ध्यान से सुनना बेटा, ये क्योंकि समझने का है ये सारा आइटम, थोड़ा दिमाग लगाते जाना। इसमें जो 4 गुणसूत्र अपन ने लिए थे डायड फॉर्म में थे और वो एक मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो गए थे। वापस डायग्राम बना रहा हूं बेटा, इस तरह से अपन ने उनको रिप्रेजेंट किया था। 1 2 3 और 4, कितने थे बेटा, 4 क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम दोनों ध्रुवों से तरकु तंतुओं द्वारा जुड़े थे, और तरकु तंतु किस पर जुड़े हैं बेटा, काइनेटोकोर पे, ठीक है। तो ये रफ डायग्राम वापस बना रहा हूं, और ये जहां पर ये व्यवस्थित है उनको अपन बोलते हैं मध्यावस्था पट्टिका, और ये तरकु तंतुओं को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। तो ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, याद करो बेटा, ये है आपका मेटाफेज का, मध्यावस्था। ठीक है, मेटाफेज स्टेज, क्लियर। ये मध्यावस्था पट्टिका है जिस पर सारे गुणसूत्र जो हैं वो पंक्तिबद्ध हो गए थे। अब मध्यावस्था के बाद प्रारंभ होगी एनाफेज। करें स्टार्ट, एनाफेज। एनाफेज जिसको अपन पश्चसूत्री, देखो पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब एनाफेज की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा, किसके बाद प्रारंभ होगी ये, मेटाफेज के बाद, और ये माइटोसिस की सूत्री विभाजन की। तीसरी अवस्था होती है। ठीक है, और ये माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था है, माइटोसिस की सबसे छोटी प्रावस्था होती है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल बातें कर रहा हूं अभी। अब इस पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सारी बातें अपन करेंगे। यहां तक की बात क्लियर बेटा? अब सारे पॉइंट आपको समझने, देखो अब देखो मैं डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, किस तरह से चित्र बनाना है, एक डायग्राम बनाना है, लेकिन उसको पहले समझ के। मेटाफेज से जो सेल है बेटा वो कौन सी अवस्था में आ गई, एनाफेज में। अब एनाफेज में क्या क्या परिवर्तन होंगे उनकी अपन स्टडी करेंगे। ये लो, ये किसको रिप्रेजेंट करने वाला हूं मैं, एनाफेज। ठीक है, अब सुनना बड़े ध्यान से बेटा। आप बताओगे मुझे मध्यावस्था के दौरान ये जो गुणसूत्र हैं, प्रत्येक गुणसूत्र में कितने सिस्टर क्रोमेटिड हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड किससे आपस में जुड़े हैं, सेंट्रोमियर से आपस में जुड़े हैं। देखो उसको मैं यहां रिप्रेजेंट करूंगा, ये यहां पे देखो, ये आपका क्रोमोसोम है। बेटा बहुत ध्यान से समझना है, एक बार समझ लो कि जिंदगी में रटना नहीं पड़ेगा।
ये मध्यावस्था का क्रोमोसोम है। इसमें देखो क्या होने वाला है। अब ध्यान से समझना, वो जो क्रोमोसोम मैंने दिखाया है, ये बीचों बीच कौन है? सेंट्रोमियर। तो बेटा याद रखना, सेंट्रोमियर के चारों ओर कुछ प्रोटीन जुड़ी होती हैं। एक तो काइनेटोकोर है, वो अलग है। काइनेटोकोर के अलावा सेंट्रोमियर को जोड़ने के लिए, बंधित करने के लिए कुछ प्रोटीन और हैं, जिनको अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर बाइंडिंग प्रोटीन। थोड़ा इंग्लिश में चलेगा बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है। सेंट्रोमियर बाइंडिंग प्रोटीन, सेंट्रोमियर बंधन प्रोटीन, जो सेंट्रोमियर को पकड़ के रखती है, ठीक है। और सेंट्रोमियर के कारण ही दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हैं। तो यहां क्या होगा, इस एनाफेज के दौरान, बात को समझते जाना बेटा, जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है एक, वो सक्रिय होगा। देखो, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा हूं, लेकिन समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। एपीसी, जिसको बोलते हैं एपीसी या एपीएफ बोल दो, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, एक ही बात है। तो एनाफेज प्रमोटिंग, एनाफेज सक्रिय जो जटिल होता है, जो प्रेरक जटिल होता है, एनाफेज प्रेरक जटिल, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को सक्रिय किया जाता है। और इसको सक्रिय कौन करता है? साइक्लिन प्रोटीन, जो लास्ट में आएंगी, रेगुलेशन बताऊंगा, टेंशन मत लेना बेटा। साइक्लिन प्रोटीन तथा सीडीके द्वारा ये सक्रिय किया जाता है। अब जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करेगा? देखो, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स सेंट्रोमियर बाइंडिंग प्रोटीन, ये देखो बेटा, जो सेंट्रोमियर बाइंडिंग प्रोटीन है ना, जिन्होंने सेंट्रोमियर को पकड़ रखा है, सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हैं, उनको क्या करती है? विघटित कर देती है। तो ये लो, एपीसी सेंट्रोमियर बाइंडिंग प्रोटीन को विघटित करता है। तो जैसे बेटा ये प्रोटीन विघटित होंगे, जिन्होंने सेंट्रोमियर को पकड़ रखा है, तो यहां देखो कौन आया? एपीसी। एपीसी आते ही ये विघटित हो जाएगी और दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से विच्छिन्न हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। बेटा यही बस समझाना था। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड बेटा देखो एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गई। तो यही तो हो गया सिस्टर क्रोमेटिड का या संतति अर्धगुणसूत्रों का पृथक्करण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपीसी ने क्या कर दिया? प्रोटीन को डिसोल्व कर दिया और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गई। तो अपन बोल सकते हैं ये जैसे ही विघटित होगी, सेंट्रोमियर बाइंडिंग प्रोटीन विघटित होती है, तो जो सेंट्रोमियर है कौन होगा बेटा? सेंट्रोमियर, जो गुणसूत्र बिंदु है वो विखंडित हो जाता है। गुणसूत्र बिंदु क्या हो गया बेटा? विखंडित हो गया। विखंडित हो जाता है और गुणसूत्र बिंदु के विखंडन के कारण ये देखो ये विखंडित हो गया। विखंडित होते ही ये क्या हो गया? यहां पर देखो सेंट्रोमियर क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। स्प्लिट मतलब विखंडित। विखंडित होने के कारण क्या हो गया? गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते ही जो संतति अर्धगुणसूत्र थे, अर्धगुणसूत्र अलग हो जाते हैं। ये लिख देता हूं, अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। देखो ये अलग हो गए और अलग होते भी बेटा ये अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करना प्रारंभ करते हैं। ये अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। अब गमन कैसे करेंगे समझे, इसको डायग्राम से समझ आते हैं। अब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए ना, ये अलग हो गए और ये जो आपके ये कौन है बेटा? आप बताओ। ये वाला ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, याद है? गुणसूत्र ये स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। ये कौन है? ये सतत
स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो जैसे ही सेपरेट होंगे तो जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है वो छोटा होता जाएगा, उसमें डीपोलराइजेशन होगा, छोटा होगा, तो अपने आप ही गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करेंगे। देखो तो स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ आ जाएगी एनाफेज की। ये देखें, ये क्रोमोसोम, ये देखो अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन कर रहे हैं बेटा। ये देखो बेटा, क्रोमोसोम अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन कर रहे हैं, और कौन लेके जा रहा है? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। देखो ये स्पिंडल फाइबर अटैच है। ये आपके सतत, ये वाले जो पोल से पोल कनेक्ट हैं, जो सपोर्टिंग नेचर के होते हैं। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, अपने अपने ध्रुवों की ओर क्या करें बेटा? गमन करें। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एनाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें स्प्लिटिंग किसकी होगी? सेंट्रोमियर की। अर्धगुणसूत्र सेपरेट हो गए, अपने अपने ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, लेकिन इनके मध्य नए प्रकार के कुछ तर्कुतंतु और निर्मित होते हैं बेटा, ये जिनको बोलते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। ये जो पृथक हुए क्रोमोसोम के मध्य जो तर्कुतंतु बने हैं, इनको अपन बोलेंगे बेटा ये वाले इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। किसके मध्य है? इन गुणसूत्रों के मध्य। अगली बात सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट आ गए, आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालना। जब ये क्रोमोसोम अपने अपने ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो जो गुणसूत्रीय तर्कुतंतु हैं, ये वाले गुणसूत्रीय जो पोल से गुणसूत्र पे हैं, ये तो छोटे होते जाएंगे, तो गुणसूत्र और पोल के मध्य की दूरी कम होती जाएगी। और यहां ये जो मध्य पट्टिका है, मध्यावस्था पट्टिका, याद करो, ये वहां से दूर होते जा रहे हैं, इनके मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। और एनाफेज के दौरान नए प्रकार के तर्कुतंतु और निर्मित हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, क्लियर बात? थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहा है, लेकिन वो इसलिए कि आपकी एनसीईआरटी के टॉपिक बहुत इजी लगे आपको। अब बताओ बेटा, आगे चलते हैं, कहानी को देखो। तो बताओ, ये जो इंटरजोनल है वो क्या कर रहे हैं बेटा? ये धक्का मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धक्का। तो उसको क्या बोलेंगे? ये पुश कर रहे हैं, क्रोमोसोम को पुश कर रहे हैं। और जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, ये कौन है बेटा? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। ये क्या करेंगे? क्रोमोसोम को पुल करेंगे, ये खींचेंगे, क्रोमोसोम को पोल की ओर खींच के ले जा रहे हैं। और जो इंटरजोनल बने हैं वो क्या करेंगे? उनको धक्का मारेंगे। तो ऐसे पुलिंग और पुशिंग होगी, तो क्रोमोसोम अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है। ये हो गए ना, सेंट्रोमियर विखंडित हो जाता है, अर्धगुणसूत्र अलग हो जाते हैं और अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब देखो, जब ये ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, तो देखो गमन के दौरान गुणसूत्र बिंदु, देखो बेटा सेंट्रोमियर किधर है? गुणसूत्र बिंदु पोल की ओर, ध्रुव की ओर होता है, जो उसकी गति का क्या करेगा बेटा? उसकी गति को लीड करेगा। आगे आगे कौन है? इस सेंट्रोमियर गति को ध्रुव की ओर होता है, तथा जो भुजाएं हैं, जो टेल्स हैं, देखो टेल्स पीछे पीछे आती हैं, पीछे पीछे आती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो बेटा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट मैं करवा रहा हूं। अगला पॉइंट देखो, लगभग 30 एटीपी अणु एक गुणसूत्र की गति में आवश्यक होते हैं।
एक गुणसूत्र को बेटा पोल तक पहुंचाने में लगभग 30 एटीपी अणुओं का क्या हो जाता है बेटा, खर्चा हो जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, ये बात कर ली अपन ने। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, गुणसूत्रों गुणसूत्रों की शेप, शेप मतलब उनकी जो आकृति है, शेप का अध्ययन एनाफेज में किया जाता है। बेटा याद करो, मैंने बताया था जैसा गुणसूत्र होगा वैसे उसकी शेप दिखाई देगी। अगर ये मेटासेंट्रिक है, मध्य केंद्रीय है, तो ये वी शेप दिखाई देगा। अगर ये सब मेटासेंट्रिक है तो एल शेप, और अगर ये एक्रोसेंट्रिक है तो जे शेप, और टीलोसेंट्रिक है तो आई शेप दिखाई देगा। याद करो, अपने न्यूक्लियस वाले टॉपिक में ये कवर करवाया था। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी एनाफेज की। तो एनाफेज के बेटा जो की पॉइंट है वो फिर बताओ, गुणसूत्र बिंदु का विखंडन, अर्धगुणसूत्रों का पृथक्करण, और ये अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। ये आपकी हो गई एनाफेज। एक दो पॉइंट और है बेटा, मैं लिख देता हूं। एनाफेज या जो लेट एनाफेज है, लेट एनाफेज में कोशिका द्रव्य विभाजन की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि आगे आपको पता है कोशिका द्रव्य विभाजन होना है, तो उसकी जो तैयारी है वो कब प्रारंभ हो जाती है, लेट एनाफेज में। क्लियर? तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। आपने यहाँ किसकी बात कर ली है बेटा, बिल्कुल एनाफेज को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो एनाफेज से रिलेटेड सारी बातें अपन ने कवर कर ली हैं। समझ में आ गया? इसको थोड़ा मेंशन करना, नोट्स में बनाना विद डायग्राम। देखो डायग्राम है। तो बताओ एनाफेज के दौरान कितने प्रकार के स्पिंडल फाइबर आपको दिख रहे हैं, देख लो। ये लो बना देते हैं, एनाफेज स्पिंडल फाइबर। ये लो 3 प्रकार के स्पिंडल फाइबर आपको यहां दिखेंगे बेटा। पहला गुणसूत्रीय तंतु, अंग्रेजी में लिख दूं, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, एसएफ स्पिंडल फाइबर। दूसरा इंटरजोनल भी आ गए अब, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। और तीसरा कंटिन्यूअस, सतत स्पिंडल फाइबर। देखो ये क्रोमोसोमल है, ये इंटरजोनल है, और ये सतत है। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, गति में सहायक है, लेकिन ये क्या करेंगे बेटा, पुलिंग करेंगे, पुल। ये क्या कर रहे हैं, इस इंटरजोनल पुश कर रहे हैं, समझ में आ गया ना, धक्का मार रहे हैं। कंटिन्यूअस सपोर्टिव होते हैं बेटा, ये सपोर्ट करते हैं, सामर्थ्य प्रदान करते हैं, सपोर्टिव। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी किसकी बेटा, एनाफेज की कंप्लीट होगी। क्लियर? ये आपकी एनाफेज यहां पर कंप्लीट होती है। अब इसको नोट्स बनाना, डायग्राम बनाना। अब एनाफेज के बाद अपन प्रारंभ करेंगे कौन सी, टीलोफेज। बिल्कुल सिंपल है, अभी टीलोफेज की बात करेंगे। ओके, क्लियर? मिटा दें इसको। बेटा डिवीजन का रिवीजन अच्छे से करना, नहीं तो दिमाग से कॉन्सेप्ट निकल गया ना तो सीक्वेंस याद नहीं रहेगा। सब घटनाओं का खेल इसमें, कौन सी घटना कब घटित होती है। तो अगली स्टेज कौन सी है,
टीलोफेज, अंत्यावस्था। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, टीलोफेज की। पहला पॉइंट, कौन सी अवस्था है बेटा ये, चौथी अवस्था है, माइटोसिस की चौथी अवस्था। क्लियर। अब देखो यहां पर बेटा टीलोफेज को मैं पहले समझाता हूं, फिर सारी बातें लिखेंगे, बहुत सिंपल है, सुनने पे ध्यान देना। एनाफेज के बाद कौन सी, टीलोफेज। डायग्राम यहां बना देते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो बताओ एनाफेज बेटा स्टार्ट हो गई, एनाफेज के बाद क्या होने वाला है, ये जो गुणसूत्र हैं ये अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। कहां पहुंचेंगे, अपने अपने ध्रुवों पर। क्लियर, ये लो। और लार्ज बना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। क्या होगा देखो वहां पर, ये आपका सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, बता दिया था। जैसे ही गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंचेंगे बेटा, यहां कितने पहुंचेंगे आप बताओ, कितने, 4। और यहां पर भी कितने पहुंचेंगे बेटा, 4 क्रोमोसोम पहुंच गए। जैसे ही ये गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पे पहुंचेंगे, वहां पहुंचते ही बेटा जो नॉन स्टोन प्रोटीन है जो इनके साथ बंधी थी वो डिजोल्व हो जाएगी। तो गुणसूत्र क्या हो गए बेटा, असंघनित हो जाएंगे और वापस से पतले और लंबे हो जाएंगे और क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सुनते जाना, यहां पहुंचने के बाद ये वापस असंघनित हो जाएंगे और असंघनित होकर वापस ये जुड़कर क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण कर देंगे, मतलब उसी रूप में आ गए जिस रूप में पहले थे। ये क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करेंगे। जैसे क्रोमेटिन फाइबर बनेगा तो इसके चारों ओर केंद्रक आवरण का निर्माण हो जाएगा बेटा, केंद्रक आवरण निर्मित हो जाएगा, ये बन गया केंद्रक आवरण। फिर उसके बाद आपको पता है बेटा ईआर बन जाएगी, इसमें भी ईआर बन जाएगी, ये गोल्जी बॉडी और अंदर केंद्रिका का निर्माण भी हो जाएगा। देखो बेटा बिल्कुल जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा हो रहा है। प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ था, यहां पर डीकंडेंसेशन। प्रोफेज में गुणसूत्र दिखे थे, यहां पर गुणसूत्र वापस गायब हो गए और क्रोमेटिन के रूप में आ गए। उन्होंने अपनी जो पहचान थी उसको खो दिया। तो मैं बोल सकता हूं टीलोफेज क्या होती है बेटा, यह रिवर्स प्रोफेज भी कहलाती है, यह पूर्वावस्था की रिवर्स होती है, यह रिवर्स प्रोफेज भी कहलाती है। बिल्कुल प्रोफेज के अपोजिट यहां पर फंक्शन होंगे। अगला पॉइंट देखो, कोशिका द्रव्य की सांद्रता क्या होती है बेटा, यहां कम हो जाती है, विस्कोसिटी घट जाती है। वहां पर देखना बेटा बढ़ी हुई थी, घट जाती है, यहां पर घट जाती है और यहां पर उसमें बढ़ जाती थी। अगला गुणसूत्र अपनी जो पहचान थी, अपनी जो इंडिविजुअलिटी थी बेटा, उसको क्या करेंगे, खो देंगे। बात को समझना, अपनी जो पहचान थी, गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। क्यों, कारण ये असंघनित होकर क्रोमेटिन तंतु में बदल जाते हैं। तो अब गुणसूत्र आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो क्रोमेटिन के रूप में क्या हो गए, बदल गए। इनके चारों ओर केंद्रक आवरण बन जाता है। देख लो बेटा केंद्रक आवरण का निर्माण हो गया। और याद रखना केंद्रक आवरण का निर्माण कौन करता है, यही लिख रहा हूं, आरईआर द्वारा। केंद्रक आवरण कौन बनाता है, आरईआर। इंपॉर्टेंट है बेटा, केंद्रक आवरण का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, आरईआर के द्वारा। ये रहा आरईआर। ठीक है, केंद्रक आवरण बन गया। केंद्रक आवरण के बाद आप बोल सकते हैं बेटा
ई आर गोल्जी बॉडी तथा केंद्रिका पुनः निर्मित हो जाते हैं। तो वापस आपको ये गोल्जी बॉडी ई आर केंद्रिका दिखाई देने लग जाएंगी। जो प्रोफेज में गायब हुई थी वो इसमें दिखाई देने लग जाएंगे। अगला पॉइंट तो देखो, इसमें दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और दोनों पुत्री केंद्रक बेटा बिल्कुल समान हैं, दोनों एक दूसरे के समान आइडेंटिकल होते हैं। दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या है बेटा? समान है। देखो इसमें भी 2n कंडीशन है बेटा, 2n, और ये भी क्या है? 2n है। तो पुत्री केंद्रक अपनी मातृ केंद्रक के बिल्कुल समान है। गुणसूत्रों की संख्या क्या है? समान है। तभी तो क्या है? समकारी विभाजन है। क्या है ये? समकारी विभाजन। बात क्लियर? मैं फिर कह रहा हूं बेटा, स्टेटमेंट बड़े सिंपल हैं लेकिन आपको ये याद रखने पड़ेंगे। सारी बातें मैंने बता दी हैं। अब आप बताओगे बेटा सारे जो की फीचर्स थे। देखो क्या हुआ, एनाफेज के बाद आ गई बेटा टीलोफेज। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टीलोफेज का डायग्राम है ये वाला। तो गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंचे, वहां पर उनका क्लस्टर बन जाएगा और उनके चारों ओर केंद्रक आवरण बन गया, केंद्रक दिखाई देने लग जाएगा। ई आर गोल्जी बॉडी केंद्रिका वापस निर्मित होगी। तो इस एक सेल में कितने केंद्रक बन गए? 2। तो मातृ केंद्रक से 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण किसमें हो गया? टीलोफेज में। तो टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। केंद्रक विभाजन कंप्लीट हो गया ना, एक केंद्रक से 2 केंद्रकों का निर्माण। और दोनों केंद्रक आपस में बिल्कुल समान है, दोनों केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या समान है, मातृ केंद्रक के भी समान है। तभी क्या है? ये माइटोसिस है, समकारी विभाजन। और बिल्कुल 100% एक दूसरे के क्या है? आइडेंटिकल है, उनमें कोई एक दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये आपकी टीलोफेज को रिप्रेजेंट अपन ने कर दिया। तो टीलोफेज क्या होती है बेटा? रिवर्स प्रोफेज कहलाती है। प्रोफेज में देखो क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, गुणसूत्र दिखाई देने लगे। यहां उल्टा हो गया, डीकंडेंसेशन, गुणसूत्र वापस गायब हो गए, क्रोमेटिन फाइबर में बदल गए। प्रोफेज में ई आर गोल्जी बॉडी केंद्रिका गायब हो गई थी, यहां पर वापस पुनर्निर्मित होगी। प्रोफेज में केंद्रक डिसअपियर हो गया था, वहां पर वापस अपीयर हो गया। तो यही तो है रिवर्स प्रोफेज। बातें समझ में आ रही है ना? इंपॉर्टेंट बातें बेटा, ये ध्यान रखना। आप जितना कंसंट्रेट होकर सुनोगे उतना मजा आएगा। एनसीईआरटी को रीड करना है, उसके स्टेटमेंट पढ़ने, उसमें लैंग्वेज बिल्कुल टिपिकल है, शुद्ध हिंदी है। अपन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों काम में ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये बात अपन ने कर ली बेटा किसकी? टीलोफेज की। तो यहाँ आपकी टीलोफेज कंप्लीट होती है। क्लियर? चलें आगे। तो टीलोफेज पे क्या हो गया? आपका माइटोसिस कंप्लीट, केंद्रक विभाजन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको? टीलोफेज के बाद अब साइटोकाइनेसिस, कोश का द्रव्य विभाजन का अध्ययन करना है। ये लो बेटा, चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल कहानी आप थोड़ी कनेक्ट हुई होंगी बेटा कि क्या होने वाला है, ऐसा क्यों हो रहा है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का समान वितरण किया आपने। तो इतना समझ में आ गया कि बेटा जो एम फेज है जो आप अभी स्टडी कर रहे हो, ये सर्वाधिक नाटकीय प्रवस्था हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर जो गुणसूत्र है वो दिखाई दे रहे हैं। गुणसूत्र देखो कभी किधर है कभी किधर है, विशिष्ट अरेंजमेंट है इनका, कभी घूम रहे थे पूरे कोशिका द्रव्य, फिर बीचों बीच आए, फिर सेपरेट हुए, फिर ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। तो ये नाटकीय प्रक्रम है सारे। तो आप गुणसूत्रों की यथास्थिति को देखकर बता सकते हो कि ये कौन सी प्रावस्था में सेल है, एनाफेज में है या मेटाफेज में है, टीलोफेज में है या प्रोफेज में है, क्योंकि ये डायग्राम सारे अपन ने स्टडी किए हैं आराम से। ठीक है बेटा,
तो देखो अभी आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, एक बार फिर से समझें। यहां आपने कैरियोकाइनेसिस में चारों प्रावस्थाओं को स्टडी कर लिया। कौन कौन सी बेटा? फिर देखो, प्रोफेज, फिर आई थी मेटाफेज, उसके बाद में एनाफेज, और लास्ट में आई टीलोफेज। क्लियर? और टीलोफेज का रिजल्ट क्या है बेटा? देखो टीलोफेज में सेल में ये कंडीशन आ रही है, देखो डायग्राम बना रहा हूं, ये सेल है और इसमें दो केंद्रक हैं बेटा। क्या है ये? दोनों न्यूक्लियस है ये। क्लियर? समान है आपस में। अब क्या करना है आप बताओ? कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल किस में जाएगी बेटा? साइटोकाइनेसिस। अब क्या करना है? साइटोकाइनेसिस में क्या करना है? इसको लेके जाओ साइटोकाइनेसिस में, एक सेल से दो सेल बनानी है, दो पुत्री कोशिकाएं बनानी है, बस ये हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। लेकिन कैसे होता है, क्या मेथड्स होते हैं, वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे। करें स्टार्ट? तो अब अपन अध्ययन करेंगे किसका? साइटोकाइनेसिस का। तो अब कोशिका द्रव्य विभाजन का अध्ययन करेंगे अपन। कोशिका द्रव्य विभाजन। तो ये जो आपका विभाजन प्रावस्था थी एम फेज, उसके बिल्कुल एंड को रिप्रेजेंट करेगा। उसके अंत में क्या हो जाएगा बताया था? कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद में क्या आता है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है? तो इसमें देखो, कोशिका द्रव्य को विभाजित करके दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, इसको क्या बोलेंगे अपन बेटा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है? ठीक है बेटा? तो अब अपन साइटोकाइनेसिस को प्रारंभ कर रहे हैं। तो साइटोकाइनेसिस क्या हो गया? कोशिका द्रव्य विभाजन। मतलब अब जो कोशिका द्रव्य उसका विभाजन करके दो पुत्री संतति कोशिकाओं का निर्माण करना है। तो इसकी बेटा दो विधियां होती हैं, दो विधियों द्वारा होता है। पहले समझे बेटा? एक तो है फरो मेथड, फरो मेथड, या इसको हिंदी में बोलते हैं खांच विधि। खांच विधि, या इसी को बोल देते हैं क्लीवेज। ठीक है? क्लीवेज एक ही बात है। फरो मेथड बोल दो या खांच विधि बोल दो, क्लीवेज बोल दो। दूसरा होता है प्लेट मेथड। पट्टिका विधि। ठीक है? ये जो फरो मेथड है बेटा, यही बता रहा हूं एक बार, ये एनिमल सेल में होता है। ये होता है बेटा प्लांट सेल में। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस प्लेट मेथड द्वारा होता है और इसमें फरो मेथड द्वारा होता है। अगला अंतर देखो, अंतर भी हो जाएंगे एक बार, फिर वापस मैं एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो फरो मेथड है, इसमें फरो का निर्माण होता है खांच निर्माण द्वारा, फरो द्वारा, खांच निर्माण द्वारा होता है। और ये सेल प्लेट,
कोशिका पट्टी का निर्माण द्वारा, इसमें इसका निर्माण होता है। फरो मेथड बेटा होता है सेंट्रीपिटल मैनर में, सेंट्रीपिटल प्रकार से होता है। यहाँ सेंट्रीपिटल जो है इसका मतलब होता है आपका केंद्राभिसारी। ओके, केंद्राभिसारी, और ये होता है सेंट्रीफ्यूगल, अप केंद्री, है ना। ये देखो समझ लो इसको, सेंट्रीपिटल का मतलब बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर, और ये होता है बेटा अंदर से बाहर। तो ये दो विधियां हैं एनिमल सेल में और ये, और प्लांट सेल में ये। अब इनको एक एक करके अपन एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे आपके कि फरो क्या होता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ खांच विधि। ओके, इसको बनाना है आपको, अंतर हो गए, यही पूछ जाते हैं एग्जाम में, तो ये आएगा, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बना लेना इसको। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फरो मेथड। खांच विधि। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, जंतु कोशिका में होता है, एनिमल सेल में। दूसरा पॉइंट देखो याद हो जाएगा ऐसे ही, किसके द्वारा, खांच निर्माण के द्वारा। खांच निर्माण के द्वारा। अब इसमें देखो बहुत इजी है, मैं जो बता रहा हूं वो पॉइंट लिखना है। प्राणी जो कोशिका है उसमें कोशिका जिसका जो विभाजन है वो जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। कैसे देखो, जो जंतु कोशिका होती है बेटा उसमें आपको पता है चारों ओर एक प्रत्यास्थ झिल्ली पाई जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसी है बेटा, प्रत्यास्थ होती है। कैसी, प्रत्यास्थ। ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन, और ये प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक होती है। देखो यहां पर टीलोफेज की बात करें तो ये दो केंद्रक बन चुके हैं बेटा, याद है, दो केंद्रक बन चुके। अब इसमें आपको क्या करना है, कोशिका द्रव्य विभाजन करना है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या इलास्टिक, इसलिए इसमें खांच का निर्माण हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सुनते जाना, फिर मैं शॉर्ट में पॉइंट लिखवा दूंगा ताकि रटना ना पड़े। बीचों बीच माइक्रो ट्यूब्यूल आकर बेटा अरेंज हो जाती है बिल्कुल सेंटर पे। तो ये कौन है, मिड बॉडी बनती है, इसको अपन बोलते हैं मिड बॉडी। और मिड बॉडी कौन बनाता है, सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं किसका निर्माण करती हैं, मिड बॉडी का। बन गई बिल्कुल सेंटर में, ऐसे बीचों बीच सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो फैल जाती है बिल्कुल सेंटर में, जो मिड बॉडी का निर्माण करती है। इमेजिन करो बेटा सेल है, बिल्कुल गोलाकार है, और बीचों वाले भाग में चारों ओर मिड बॉडी, अंदर से लेके बाहर की ओर सब मिड बॉडी का निर्माण हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल ने निर्माण कर दिया। अब क्या होगा, जो मिड बॉडी है उनकी परिधि पर, बिल्कुल मिड बॉडी जो होती है उसकी परिधि पर कोशिका झिल्ली के पास माइक्रोफिलामेंट जो है, जो सूक्ष्म तंतु हैं वो अरेंज हो जाते हैं। ये देखो यहां बता रहा हूं, मिड बॉडी की परिधि पर, ये परिधि, यहां पर आ गए आपके माइक्रोफिलामेंट। ये है बेटा, ये कौन है, सूक्ष्म तंतु। ठीक है, सूक्ष्म तंतु जो होते हैं वो कहां हैं, मिड बॉडी की परिधि पर। ओके, और सूक्ष्म तंतु आपको पता है बेटा संकुचनशील होते हैं, संकुचनशील, और ये गोल गोल छल्लों के रूप में यहां पर व्यवस्थित हो जाएंगे। जैसे ये
संकुचनशील सूक्ष्म तंतु यहां पर अरेंज होंगे तो ये क्या करेंगे बेटा, अंदर की ओर मूव करेंगे, अंदर की ओर जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर। तो यहां पर देखो बेटा खांच बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। ये देखो, ये क्या बन गई, खांच। ये संकुचनशील सूक्ष्म तंतु है और बीच में क्या थी, ये मिड बॉडी। तो बाहर से अंदर की ओर देखो ये खांच बनती जाएगी और ये गहरी होती जाएगी। तो ये क्या है, ये केंद्रक है दो, और ये जो बनी है ये क्या है बेटा, ये खांच। खांच का निर्माण हो गया और ये खांच अंदर की ओर गहरी होती जाएगी और अंदर जाके मिल जाएगी, और मिलने के कारण ये सेल दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ये आ गई आपकी बेटा पुत्री कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाएं, और दोनों समान है बेटा। ये भी 2n है, ये भी 2n है। क्लियर। तो देखो क्या हुआ, मिड बॉडी बनी, मिड बॉडी बनने के बाद जो सूक्ष्म तंतु है वो एकत्रित हो जाएंगे। तो यहां मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, खांच निर्माण के द्वारा होता है। लिखो, मध्य में सूक्ष्म नलिकाएं मध्यकाय, मिड बॉडी मध्यकाय का निर्माण करती हैं। निर्माण करती है, ठीक है। मध्यकाय के चारों ओर, क्लियर बेटा, जो मध्यकाय है, क्लियर हो रहा है ना, मध्यकाय, ये मध्यकाय, इसके चारों ओर परिधि पर सूक्ष्म तंतु जुड़ जाते हैं, ठीक है। परिधि पे आ गए और ये कोशिका झिल्ली से भी क्या है, अटैच है। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर बेटा, शब्दों पे ध्यान देना। इसके बाद क्या होगा, जिसके कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है में खांच का निर्माण होता है, जो अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर गहरी होती जाती है। बाहर से अंदर की ओर क्या होगी बेटा, गहरी होती जाएगी और अंत में केंद्र में आपस में मिल जाती है। ये देखो, बाहर से अंदर की ओर गहरी होती जाएगी और यहां के आपस में मिल जाएंगी। मिलते क्या होगा, कोशिका द्रव्य दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगा, जिसके कारण कोशिका द्रव्य दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। ये विभक्त हो गया बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ये आपका क्या है, खांच विधि। तो फरो निर्माण के द्वारा हुई और बाहर से अंदर की ओर खांच का निर्माण हो रहा है, तो उसका क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल, केंद्राभिसारी, सेंट्रीपिटल। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गए आपके। तो इसमें बताओ सूक्ष्म नलिकाओं का रोल है कि नहीं है, सूक्ष्म तंतु और सूक्ष्म नलिकाओं का। ये संकुचनशील है, तभी अंदर की ओर संकुचित होगी। और ये झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है इलास्टिक प्रकृति होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है क्या होती है बेटा, इलास्टिक होती है, इलास्टिक। इसी कारण खांच बनी, पादप कोशिका में खांच का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट सारे बनाने हैं। अब इसके बाद मैं बात करूंगा किसकी बेटा, कोशिका पट्टिका विधि। ये डायग्राम बनाना है, ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। सिंपल है बेटा, इन्फॉर्मेटिव है, एनसीईआरटी में अच्छा दिया है। मैंने सारे पॉइंट मेंशन कर दिए हैं, आपको बनाने हैं।
तो अगले हेडिंग पे आते हैं। अगला है दूसरा, कोशिका पट्टिका विधि। आप बताओगे बेटा पहला पॉइंट किसमें होती है? पादप कोशिका में। दूसरा किसके द्वारा? पट्टिका निर्माण के द्वारा। तीसरा मैनर कौन सा होगा? अपकेंद्री, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल बोले तो कि लो बाहर, अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर की ओर, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा अपन डायग्राम से समझते हैं। ये लो, क्योंकि आप जानते हो बेटा जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है चारों ओर। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर कौन होती है? सेल वॉल। और सेल वॉल आपको पता है अप्रत्यास्थ होती है, इसलिए इसमें खांच का निर्माण तो हो ही नहीं सकता है। ये कौन है? सेल वॉल। और सेल वॉल कैसी होती है? अप्रत्यास्थ, इसलिए इसमें खांच, फरो नहीं बनेगा। क्लियर? इसमें फरो का निर्माण नहीं होगा। तो साइटोकाइनेसिस तो करना है। तो इसमें देखो क्या होता है बेटा, सबसे पहले समझना, ये दो केंद्रक हैं टेलोफेज में। इसमें ये ER है, इसमें भी बेटा ER होगी। ये इसकी गोल्जी बॉडी, ये इसकी गोल्जी। अब क्या होगा? सबसे पहले देखो यहां बीचों बीच आएगी बेटा माइक्रोट्यूब्यूल। ये कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल। सबसे पहले कौन आया? माइक्रोट्यूब्यूल, सी वाले बेटा माइक्रोट्यूब्यूल। और ये बनाते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। जितना बताऊं उतना ही समझ लेना बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो जो काम की बातें यही हैं। फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। जैसे फ्रेगमोप्लास्ट आ गया बीचों बीच, ये जो है व्यवस्थित हो गए, उसके बाद में जो गोल्जी बॉडी है उनसे वेसिकल्स आएंगे बेटा। ये यहाँ से जो गोल्जी है वो वेसिकल सिक्रीट करेगी, और ये वेसिकल आके जमा होंगे तो यहाँ पर पट्टिका बन जाएगी। तो गोल्जी बॉडी वेसिकल बनाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगी? सेल प्लेट। सेल प्लेट का निर्माण हो जाएगा, कोशिका पट्टिका। ये बीचों बीच बेटा, यहाँ पर यही बता रहा हूँ, एक डायग्राम में चलेगा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं पूछेंगे नहीं डायग्राम में। ये क्या बन गई बेटा? कोशिका पट्टिका बन गई। बन गई कोशिका पट्टिका। अब कोशिका पट्टिका जो प्रीकर्सर है, पूर्ववर्ती है किसका? मिडिल लेमिला का। तो कोशिका पट्टिका पर अब क्या बनेगी बेटा? मिडिल लेमिला। याद करो, बढ़ चुके हैं यहाँ पर मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला कौन बनाएगा? आप सब जानते हो बेटा, मिडिल लेमिला गोल्जी बॉडी बनाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना है। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा फिर? मिडिल लेमिला का। और आपको पता है मिडिल लेमिला बनेगी दो पादप कोशिकाओं के मध्य। मिडिल लेमिला के बाद बनेगी बेटा प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद में बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, इतना ही काफी है, ये इंपॉर्टेंट इतना ही था जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर से देखो माइक्रोट्यूब्यूल आ गई बीचों बीच, उसके बाद में पट्टिका का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद में मिडिल लेमिला बनेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। और याद करो ये अपन ने कोशिका भित्ति में सारी बातें पढ़ी थी। सबसे पहले बनने वाली परत कौन सी होती है? मिडिल लेमिला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल। और ये दो पादप कोशिकाएं हो गई। फिर उनमें प्लाज्मोडेस्माटा बन जाते हैं जो आपस में इनमें संपर्क बनाए रखते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं बस ये 3 पॉइंट याद रखने कि पादप कोशिका, आप ज्यादा लिखना नहीं इसमें, कॉपियां मत भरना, एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको। पॉइंट मैंने सारे लिखवा दिए हैं यहाँ पर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो अप्रत्यास्थ होती है, इसमें खांच का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर पट्टिका विधि द्वारा साइटोकाइनेसिस होगा। जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण देखो बेटा कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये देख लो, अंदर से बाहर की ओर। और ये बाहर की ओर इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और ये जो पार्श्वीय कोशिका भित्ति है बाहर की ओर, इस कोशिका भित्ति से क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। तो हो गया ना अंदर से बाहर की ओर, और कोशिका दो कोशिका में विभक्त हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, इसलिए सारे पॉइंट आपको याद रखने। कर लोगे? ये हो गया आपका कोशिका पट्टिका विधि। इतना याद रखना है, कोशिका पट्टिका विधि पादप कोशिका में होती है, ये पट्टिका निर्माण के द्वारा होती है और सेंट्रीफ्यूगल होती है। और उसमें फरो मेथड में क्या बताया था? एनिमल सेल, फरो द्वारा, खांच निर्माण द्वारा, और सेंट्रीपिटल। बस ये याद रखना है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, कंपटीशन को फाइट करना है तो उन चीजों को टिप्स पे रखो जो आती हैं।
बाकी चीजें जो है थ्योरेटिकल होती है, उनको केवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए याद करो, उनसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल पॉइंट वाले। क्लियर? और ये पॉइंट तब याद होंगे जब ये बातें आप थोड़ी लार्ज करोगे तो वो याद रहेंगे, बस इतना ही करना आपको। ठीक है, तो ये आपका साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। तो आप बताओ बेटा साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट क्या है? बता दिया था ना मैंने, कोशिका द्रव्य विभाजन का रिजल्ट क्या है? 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। तो ये माइटोसिस आपका यहाँ पर पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। तो आप देख लो माइटोसिस में बेटा आपने क्या किया है, एक बार मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। आपने एक सेल ली थी, मदर सेल, मातृ कोशिका। बताओ याद करो बेटा, उसमें 2n कंडीशन क्या थी? 4, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 4 ली थी। सबसे पहले वो किसमें गई बेटा? इंटरफेज में। इंटरफेज के बाद किसमें गई बेटा? वो एम फेज में। क्या क्या कौन कौन सी परावस्थाएं आई, किस सीक्वेंस में आई, सब मालूम आपको। इंटरफेज में आपका पहले G1 S G2, फिर आपकी एम फेज आई, तो उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद में आपका होगा साइटोकाइनेसिस। तो बताओ ये सेल इनके द्वारा इन प्रावस्थाओं से गुजरी है, तब जाके इस एक सेल से 2 सेल बनी है, और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n4 और इसमें भी 2n4। तो बताओ कौन सा है ये है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका से जनक कोशिका के समान होती है। तो यही तो है बेटा माइटोसिस। उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 4 है और बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाओं में 4 है। तो हो गया ये आपका माइटोसिस। दोनों आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं, समान होती हैं। बात समझ में आई? ये माइटोसिस आपका कंप्लीट। इससे रिलेटेड और बातें हैं वो आप कंटिन्यू करेंगे अपन। माइटोसिस के महत्व का अध्ययन करेंगे और अन्य बातें हैं जिनकी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये माइटोसिस कंप्लीट हो गया, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।